नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को एक ज़बरदस्त झटका दिया है। एक टर्म है शॉक ट्रीटमेंट, यानी इलेक्ट्रिक के जरिए शॉक दिया जाता है और उससे ट्रीट किया जाता है। कमोबेश राहुल गांधी ने कांग्रेस के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए यही विधि अपनाई है, शॉक ट्रीटमेंट की। क्या है शॉक ट्रीटमेंट, ये इस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी इस शॉक ट्रीटमेंट में कांग्रेस की सफल हो जाते हैं तो कांग्रेस एक बार फिर से इस देश की बहुत ताकतवर पार्टी बन सकती है। लेकिन अगर विफल होते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी का उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है ये शॉक ट्रीटमेंट? राहुल गांधी ने दलितों के एक सम्मेलन में बड़ी ही दो टूक बातें कही और कई बातें कही। पूरे कांग्रेस पार्टी के चरित्र के बारे में वो कही, कांग्रेस पार्टी किस तरह से भटकी है, किस तरह से उसने अपना सोशल बेस खोया है, जिन सामाजिक वर्गों से उसे चुनावी सफलता मिलती रही थी उससे उसका नाता टूट गया, जिसकी वजह से आज जिस हालत में है वो उस हालत में पहुंची है। उन्होंने कांग्रेस की उस दुखती रग को भी छुआ जो एक तरह से बताती है कि कांग्रेस ने क्या गलती की थी कि आज वो सत्ता से बाहर है और आरएसएस और संघ परिवार सत्ता पर काबिज है। राहुल गांधी ने 4-5 बहुत ही मार्के की बात कही है। उसमें उनका पूरा दर्शन, पूरी जो विचारधारा और पूरी योजना यानी एक्शन प्लान आप देख सकते हैं। एक तरह से कांग्रेस पार्टी का रोड मैप भी आप उसमें ढूंढ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 15-20 सालों में अपना जो संबंध था दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, वो तोड़ लिया या उससे उसके संबंध बहुत कमज़ोर हो गए और जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कही, ये स्वीकारा उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है कि हमें जितना दलितों, पिछड़ों के लिए करना चाहिए था हमने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, ये सच्चाई है, ये हकीकत है और कांग्रेस पार्टी के नेता इस सच्चाई और हकीकत को अक्सर नकार देते हैं और गिनाने लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों के लिए क्या क्या किया है। लेकिन राहुल गांधी बता रहे हैं कि पिछले 2-3 दशकों में किस तरह से पार्टी इन सामाजिक वर्गों से, जातियों से अलग हुई है, दूर हुई है और उनका ख्याल रखना उसने छोड़ दिया है और जिसकी वजह से आज वो जहाँ खड़ी है वहाँ पहुँची है। तो ये उन्होंने बड़ी ही सच्चाई के साथ, साहस के साथ स्वीकार किया। ये बड़ी बात है क्योंकि ये इसका एक पूरा मैसेज कांग्रेस के अंदर जाने वाला है। तीसरी बात, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये स्वीकार कर ली जो कि अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेता नकारते हैं और अक्सर कांग्रेस की आलोचना में ये कहा जाता है कि अगर आज बीजेपी संघ परिवार सत्ता में है तो कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस के वजह से ये सत्ता में आए हैं, इसे राहुल गांधी ने स्वीकार किया है। तो एक और सच जिसको राहुल गांधी ने स्वीकार किया है और ये जो विफलताएं हैं या गलतियां हैं इनको स्वीकार करना किसी भी पार्टी, किसी भी नेता या किसी व्यक्ति के लिए भी पहले अगर अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे तभी आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये इसकी पहली कड़ी होती है, पहला चरण होता है। तो राहुल गांधी ने उस स्तर पर जाकर कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है उसको टटोला है और उसकी सच्चाई सबके सामने रख दी है। हम सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस पार्टी का जनाधार दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से मिलकर बना था और उसमें एक सवर्ण वर्ग भी काबिज था,
अच्छे से काबिज था, बल्कि वही नियंत्रित करता था पार्टी को, और उसकी सत्ता थी और वो चला रहा था। कालांतर में हुआ ये कि धीरे धीरे सवर्ण खिसक गया बीजेपी की तरफ, दलित खिसक गया मायावती की तरफ, पिछड़े खिसक गए जो समाजवादी पार्टी, ये पार्टियां हैं बहुत सारे किस्म की, उनके तरफ, और आदिवासियों पर एक हिस्सा उनके साथ रहा, एक बड़ा हिस्सा बीजेपी ने भी हड़प लिया। तो इस तरह से उसका जो जनाधार था, वोट बैंक था, वो छितर बितर हो गया और उसको वो संभाल के नहीं रख पाई। बहुत सारे लोग नरसिंह राव का नाम लेते हैं और ये भी कहते हैं कि वो तो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही बीजेपी को बढ़ावा दिया। उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है कांग्रेस के खिलाफ, एक टर्निंग पॉइंट आता है मंडल कमीशन की सिफारिशों के समय। जिस तरह से कांग्रेस उससे दूर रही, उसको एक तरह से अस्वीकार करती रही या बेमन से स्वीकार करती रही, तो जो पिछड़ा वर्ग है वो भी उसके पास से जो थोड़ा बहुत था खिसक कर दूसरी पार्टियों के पास चला गया। तो एक एक करके उसने अपने ये सारे जो मतदाता थे, मतदाता वर्ग था, उस सब को खो दिया। और उसके पहले काशीराम और मायावती दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी कर चुके थे, कम से कम उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, उत्तर भारत की ये 4-5 राज्यों में मायावती और काशीराम की कोशिशों ने उसको दलित वोट बैंक से वंचित कर दिया। तो एक तरह से कांग्रेस का वो पूरा बेस खत्म हो गया। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए उससे भले ही देश में समृद्धि आई हो, लेकिन उसने कांग्रेस का जो एक गरीब वोटर था उसको छीन लिया, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी और अभी भी है वो अमीर परस्त थी, कारपोरेट परस्त थी, इंडस्ट्री परस्त थी, और आम लोगों को क्या ध्यान उसमें बहुत कम रखा गया। हालांकि यूपीए के कार्यकाल में कांग्रेस काफ़ी हद तक उस पर वापस लौटी, उसने उनकी फिक्र करनी शुरू की, उसने मनरेगा लाई और राइट टू फूड, इस तरह के बहुत सारे अधिकारों के लिए कानून भी बनाए। लेकिन वो छिटक चुका था और मनरेगा से उसको, कांग्रेस को निश्चित रूप से जो दूसरे टर्म का चुनाव था 2009 का, उसमें फ़ायदा भी हुआ, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। इसलिए जाहिर है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कैंपेन शुरू की, और जाहिर है कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन ने भी उसके खिलाफ करप्शन का जो माहौल बना दिया था, सब मिला जुला कर उसके हाथ से सत्ता चली गई और बहुत नीचे चली गई, और वहाँ से उभरने में उसे बहुत वक्त लग रहा है, वक्त लग चुका है। लोकसभा चुनाव में पिछले बेशक उसने अपनी सीटें डबल कर ली हैं, लेकिन अभी सत्ता में पहुंचने के लिए उसे बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी था राहुल गांधी के लिए, अगर वो पार्टी का कायाकल्प करना चाहते हैं, पार्टी को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, तो उन्हें वापस उन सामाजिक वर्गों तक, समूहों तक ले जाने की ज़रूरत थी, और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। हालांकि पिछले 2 साल से वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा उन्हें पिछले चुनाव में हुआ भी। ख़ास तौर पर हमने उत्तर प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में भी उसका फ़ायदा हुआ, कुछ हद तक राजस्थान में भी हुआ, लेकिन उस तरह से वो फ़ायदा नहीं उठा पाई जिस तरह से उठाना चाहिए। तो ये एक कहना चाहिए, एक खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर ये काम हो जाए तो कांग्रेस में एक तरह का रिवॉल्यूशन आ जाएगा, एक तरह की क्रांति हो जाएगी, अगर इस तरह के वर्गों से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र और बनावट हो गई है, ऊपर के स्तर पर राहुल गांधी भले ही कुछ सोच रहे हों, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस तरह के सोच वाले हों, लेकिन ऊपर के स्तर के नेतृत्व में भी ऐसे लोग हैं, और राज्यों में भी इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जो इस तरह की विचारधारा को पसंद नहीं करेंगे, इन वर्गों से जुड़ने को पसंद नहीं करेंगे, और इसके लिए राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस को बहुत झकझोरना पड़ेगा।
न केवल झकझोरना पड़ेगा, बल्कि ये जो तमाम सामाजिक समूह हैं उनको जोड़ने के लिए उन्हें उनके अंदर से नेतृत्व को लाना पड़ेगा। और यहाँ जो नेतृत्व काबिज है बरसों से, जो अपनी बपौती समझने लगा है, अपनी ज़मींदारी समझने लगा है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तभी इन समूहों के लोग अपने आप को कांग्रेस से जोड़ पाएंगे। अगर उन्हें संगठन में, सरकार में, सत्ता में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो आखिरकार वो कांग्रेस से जुड़ेंगे क्यों? तो ये केवल बातों के स्तर पर अगर राहुल गांधी इसको रखेंगे और एक मैसेज देने भर तक ये बात सीमित रहेगी तो इसका असर बहुत दूर तक नहीं होने वाला है। इसके लिए बिल्कुल कहते हैं ना, ग्रास रूट लेवल तक राहुल गांधी को काम करना पड़ेगा, उनकी टीम को काम करना पड़ेगा। वो टीम की बात भी उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में कही, जिनको अपने महल बचाने हो, जाने बचानी हो, वो चले जाएं। उनका सीधा इशारा जो था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ था, क्योंकि वही महल वाले हैं और वही जान बचाने की बात कह के गए हैं। नहीं, ये तो राहुल गांधी जानते हैं, क्योंकि जाने से पहले उसको उन्होंने बताया ज़रूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसे होंगे और उसको ब्लैकमेल किया होगा बीजेपी ने, इसलिए वो वहाँ चले गए। तो महल वाले जाएं, जान बचाने वाले जाएं, और भी हैं, आरपीएन सिंह हैं, जतिन प्रसाद हैं, ये सब इसी तरह से गए हैं। तो उन्होंने ये अपनी टीम बनाने का भी एक तरह से ऐलान किया है। क्या वो अपनी टीम अभी तक नहीं बना पाए? कितना वक्त चाहिए उनको अपनी टीम बनाने का? और अगर टीम बनाने में ही इतना वक्त लगा देंगे तो फिर टीम कब काम करेगी, कब उसका ज़मीन पर असर दिखेगा, और कब कांग्रेस अपने आप को खड़ा कर पाएगी बीजेपी के मुकाबले, उससे अपने और दूसरे पार्टियों से अपने वोट बैंक को खींच पाएगी। एक बड़ा सुनहरा मौका ज़रूर है कांग्रेस के सामने, क्योंकि बाकी दल डिस्क्रेडिट होते जा रहे हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भी जो विश्वसनीयता है घटी है, और राहुल गांधी की विश्वसनीयता बहुत बड़ी है राष्ट्रीय स्तर पर, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर इस धीमी गति से चलेंगे, जो कि कांग्रेस का चरित्र बन गया है, वो तुरंत उठकर दौड़ने वाली स्थिति में कभी नहीं रहती है। अगर इस धीमी गति से चलेंगे तो फिर हो सकता है कि उनकी ट्रेन निकल जाए, क्योंकि ये समय है जब वो चोट करेंगे, वो तैयार करेंगे और अटैक करेंगे, तभी बाजी उनके हाथ में आ सकती है। तो राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो यह कि एक अपनी टीम ऐसी बनाए जो इस आइडियोलॉजी पर, जो इस विचारधारा पर और जो इस एजेंडे पर काम करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो। ये ना हो कि राहुल गांधी कह रहे हैं तो चलो भाई कुछ कर देते हैं। नहीं, उनका कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट है तब इस एजेंडे पर काम हो पाएगा और उसका कुछ असर दिखेगा। दूसरी बात, एक बड़े पैमाने पर पार्टी के अंदर जो खंगालना जिसको कहना चाहिए, ओवरहालिंग की ज़रूरत है, उस पर लगाना पड़ेगा। लेकिन वो राहुल गांधी कैसे करेंगे? कौन है जो इसको करेगा? क्या प्रियंका गांधी को इस काम में लगाया जाएगा या दूसरे नेताओं को लगाया जाएगा? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की एक उम्र हो चुकी है, उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं। वो जितना कर पा रहे हैं उतना काफ़ी है। लेकिन अगर दलितों और पिछड़ों में से कुछ अच्छे नेता उभार कर वो अपनी टीम में जोड़ पाएंगे और उन्हें जिम्मेदारी देंगे और वो फिर ज़मीन पर जाकर काम करेंगे तो उसका असर दिखने लगेगा। तो टीम बनाने का एक बड़ी चुनौती है। फिर उस टीम के ज़रिए ये पूरे विचार कांग्रेस के संगठन के निचले स्तर तक ले जाने की ज़रूरत है। निचले स्तर पर बहुत ढेर सारे परिवर्तनों की ज़रूरत है और एक ऐसा कार्यक्रम भी देना पड़ेगा जिसमें पार्टी भिड़कर काम करे, सड़कों पर उतरे, लोगों के बीच में जाए, इन समूहों, इन जाति वर्गों के बीच में जाए, उनके साथ काम करे, उनका सपोर्ट करे, उनको देखभाल करे, उनको अपने साथ जोड़े और उनका विश्वास फिर से हासिल करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। देखिए, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद 3 महीने तक घर से निकली भी नहीं। लेकिन अचानक बिहार में एक बेलछी कांड हुआ था,
वो होता है जिसमें 11 दलितों को जलाकर मार देते हैं अपर कास्ट वाले। इंदिरा गांधी उसको एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर लेती हैं। वो ट्रेन से जाती हैं बहुत मुश्किलात के साथ, फिर कार से सफ़र करती हैं, फिर ट्रैक्टर से सफ़र करती हैं। सड़कें इतनी ख़राब थी कि फिर अंत में वो हाथी पर सवार होकर बेलची गांव में उन दलितों के परिजनों से मिलने जाती हैं। और वो एक पूरा टर्निंग पॉइंट बन जाता है उस समय की राजनीति का। अचानक दलितों को लगता है कि हाँ, ये नेता है, ये इंदिरा गांधी है जो हमारी रखवाली कर सकती है, जो हमारी शुभ चिंतक है, हमारे साथ खड़ी है। ये मैसेज एक घटना के ज़रिए उन्होंने दे दिया था। और फिर आप जानते हैं कि 1980 में उनकी वापसी होती है। वापसी के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की इमेज का जो मेकओवर हुआ था उसने एक तरह से तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। यही मोमेंट राहुल गांधी को चाहिए, प्रियंका गांधी को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए। विश्वास वो धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं, दलित उनसे जुड़ रहे हैं, पिछड़ों का एक वर्ग भी जुड़ रहा है, अल्पसंख्यक उसके साथ हैं ही। जहाँ कहीं भी है अल्पसंख्यकों का पहला विकल्प या पहली चॉइस राहुल गांधी और कांग्रेस है। लेकिन इन सब को जोड़कर एक कॉमन एजेंडा, कॉमन प्लेटफॉर्म के साथ अपनी पार्टी के काम में लगाना और फिर उसे चुनाव के ज़रिए ट्रांसलेट करना, ये एक बड़ा काम है। और अगर ये राहुल गांधी कर लेते हैं तो ये सचमुच में एक तरह का रिवॉल्यूशन होगा, जो वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर अंदर से इस तरह से बदल जाएगी जिसमें दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जुड़ने का एक उपक्रम शुरू हो जाता है, तो ये एक कांग्रेस का कायाकल्प होने में फिर देर नहीं लगेगी। लेकिन रफ्तार राहुल गांधी को बढ़ानी पड़ेगी इस अंदाज में कि केवल बोलने भर से बात नहीं बनेगी, इसे ज़मीन पर उतारना है। तो उन्हें ज़मीन पर उतरकर लोगों तक पहुंचकर अपनी टीम बनाकर संगठन में बड़े भारी बदलाव करके इसे अंजाम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।